नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। तो लालू यादव मामले में ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले को लेकर सपा नेता जितेंद्र यादव के यहां पर ईडी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के रिश्तेदार है जितेंद्र। सपा नेता जितेंद्र यादव के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव बताए जाते हैं। लालू यादव के चौथे नंबर की जो बेटी है रागिनी, रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की शादी हुई है। तो आपको बताते चले कि लालू यादव का जो मामला है, लगातार बीते दिनों लालू यादव से पूछताछ की गई और पटना में भी उनके घर पर पहुंची है। राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है और अब सपा तक ईडी पहुंच गई है। सपा नेता जितेंद्र यादव के घर पे ईडी पहुंची है और लगातार यहाँ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शर्मा जुड़े हुए हैं। वैभव, लालू यादव के रिश्तेदार जितेंद्र बताए जाते हैं और यहाँ पर ईडी पहुंच चुकी है। लालू यादव मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? अपडेट क्या है इस मामले में अभी तक? देखिए, ईडी के जितने भी लोग हैं थोड़ा भी जाके ईडी की टीम और जांच की गई है। इसके बाद आज ईडी जितेंद्र यादव के राहुल यादव उनसे रागिनी यादव की शादी हुई थी। रागिनी यादव की चौथे नंबर की है। वहीं दूसरी तरफ सुबह घर में और किसी घर के अंदर से नहीं बना रहा है। तो थाना ईडी की टीम की गया है क्या है तौर पर कहने हुई है और पूरी जांच करने के बाद ही। तो वैभव, क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी एक चाल है? क्योंकि लालू यादव से पहले पूछताछ हुई है, मीसा भारती के आवास पर पहुंची है, पटना में पहुंची है और अब जो है यहाँ से होते होते अब सपा को भी घेरने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो ईडी का मुख्य उद्देश्य है वो इस समय यही है कि लालू यादव के जितने भी करीबी हैं उन सब से पूछताछ की जाए, जिसके लिए ईडी किसी भी तरीके की ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। ईडी अपने स्तर से पूरी सख्ती के साथ जुटी हुई है। यही वो बात है जिसकी वजह से वो लगातार लालू यादव के जितने भी करीबी है या उनके रिश्तेदार हैं सभी के यहाँ एक एक पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं इसी कड़ी में आज फिर लालू यादव के जो रिश्तेदार हैं जितेंद्र यादव, उनके घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और फिलहाल इस समय जांच में जुटी हुई है। तो अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, अभी ईडी की टीम से कोई भी बाहर नहीं आया है और जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ईडी की टीम के हाथ क्या लगा है। क्योंकि ईडी की टीम जिस समय जांच करती है तो उस समय परिवार वालों को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को घर के अंदर या बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यही कारण है कि मीडिया की टीम भी बाहर खड़ी हुई है और वहीं उनके जो परिवारजन है उन्हें भी किसी को भी घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जब ईडी की टीम घर से बाहर निकलेगी तब पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि ईडी के हाथ क्या कुछ लगा है। इस दौरान क्या वैभव, किस आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है? क्या यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश है? देखिए, जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो साफ तौर पे यही है कि जितेंद्र यादव लालू यादव के रिश्तेदार हैं। इसी वजह से ईडी की टीम की सुई अब जितेंद्र यादव की तरफ घूम चुकी है और वो जितेंद्र यादव के घर पहुंच चुके हैं। फिलहाल ईडी की टीम अब पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही वो साफ तौर पर तय हो पाएगा कि जितेंद्र यादव के पास से कुछ बरामदगी होती है या उनके किसी तरीके से जो व्यापारी तौर पर तार है या जो उनके द्वारा घोटाले किए गए थे उनमें किसी तरीके से जितेंद्र यादव का हाथ है या नहीं है। जी वैभव, केजरीवाल की पार्टी वैसे ही मुसीबतों में फंसी हुई है। सत्येंद्र जैन जेल में है, सिसोदिया जेल में है, अब लालू प्रसाद यादव पर भी एक्शन की तैयारी की जाने लगी है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के जो बड़े नेता होते हैं या फिर जो नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उन पर इस तरीके की कार्रवाई इतनी सख्ती से नहीं की जाती है जितनी विपक्ष पर हो रही है? देखिए, शुरू से यही सिद्धांत रहा है कि जब पार्टी रूलिंग में होती है तो वो अपने नेताओं को कहीं ना कहीं बचाती हुई दिखाई देती है। उसका साफ उद्देश्य यह होता है जिससे कि अपनी पार्टी की छवि उसकी खराब ना हो। इसी वजह से वो अपनी पार्टी के लिए थोड़ी एक रहम बरत रहा है। दूसरी तरफ जब दूसरी पार्टी का बात उठती है या फिर विरोधी पार्टी की बात करें तो साफ तौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है वो पूरी सख्ताई दिखाती है। यही कारण है कि सिसोदिया प्रकरण में इतनी जल्दी फैसला किया गया। दूसरी तरफ लालू यादव पे इतनी शिकंजा कसा गया। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार दूसरी पार्टी को घेरने में लगी रहती है और यही कारण है कि ईडी की टीम लगातार विपक्षी पार्टियों के करीबी, उनके रिश्तेदारों और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ पे जाकर लगातार छापेमारी और कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जुड़ने के लिए और इसकी तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि ईडी के अधिकारी जब बाहर आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ यहाँ से उन्हें बरामद होता है। फिलहाल लालू यादव मामले में ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सपा नेता जितेंद्र यादव के यहाँ ईडी पहुंच चुकी है, पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और लालू यादव के सभी करीबियों से पूछताछ की जाने की बात कही जा रही है। सपा नेता जितेंद्र यादव लालू यादव के समधी बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद सीटों के लिए ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को शुक्रवार को होने वाली यानी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में आयोग रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा, जिसके चलते पूर्व में जारी आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यूपी निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए तमाम लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए हमला बोल दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग का गठन करके 31 मार्च 2023 तक जिलों का सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के जस्टिस रहे राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था। तो आपको बताते चले कि ओबीसी आयोग ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। अब जल्द ही नई आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। तो बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राम राज्य और निजाम मुस्तफा ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इन दोनों को एक साथ में जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और क्या कहा, आइए सुनिए। सलमान खुर्शीद साहब के बयान से हमें इत्तफाक नहीं है। वो राम राज और निज़ाम मुस्तफ़ा को एक बता रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस्लामी निज़ाम या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं और दूसरी तरफ जो है वो राम राज के जो फरामीन हैं वो एक हो जाएं। ये दोनों नामुमकिन चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग नुक्ते नज़र से देखा जाना चाहिए। राम राज का जो नुक्ता नज़र है वो अलग है और उसका मतमह नज़र अलग है और निज़ाम मुस्तफ़ा का जो फ़लसफ़ा है वो अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अब रह गई बाकी खूबियाँ और खामियाँ, तो ये एक अलग बहस का मुद्दा है। होली के दिन छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की तीव्र गर्मी नजर आ रहे हैं। पुलिस से उन्होंने कहा है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दो, उसके घर में भूसा भर दो। विधायक ने कहा कि योगी सरकार में दुष्कर्म जैसी चीज़ें नहीं चलेंगी और इस तरीके की कोशिश भी अगर की जाती है तो ये ऐसी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी घटनाएं। इसका जो है वीडियो भी वायरल हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक जो है पुलिस से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरोपी के घर पे बुलडोजर चलवा दो। किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगर घटना होती है, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, बदसलूकी होती है, तो ये सब बर्दाश्त योगी सरकार में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, उस एरिया में हम लोग पूरा सपोर्ट किया है जी और बता भी दिए हमने टांग देंगे उल्टा नहीं टांगना है। इनका आटा पिसान दाल एक में मिला देना, एकदम छोड़ना नहीं, एकदम इनको करके इनके चला के पट्टा चलाइए कि ऐसा कुकरत होली के दिन कैसे कर दिए। कोई भी दिन वो नहीं कर सकते, हिम्मत कैसे बढ़ गई योगी जी की सरकार में। देख रहे हो क्या स्थिति है और उसके बाद ये कुकरत कर देंगे, इनकी टांगे फाड़ करके ठीक कर दो एकदम पूरी तरीके से। मतलब
एक महिला के घर में घुस करके बदतमीजी करेंगे, इतना इनका मनोबल बढ़ गया। या हमारी पुलिस वो थोड़ी रह गई जा करके। आप इनको ठीक करिए, इनका आटा पिसान एक में मिला दीजिए, एकदम पूरा लगा करके साले जेसीबी ढंगा दो एकदम पूरी तरीके से। और जो अगर दूसरा भी एक पकड़ के साले उसको भी ठीक करो, जो भी हो, हम नहीं मालूम है कौन है, जो भी हो उनको ठीक करिए। हाँ, वो उसका बयान लीजिए और कराइए, क्योंकि मैंने रात में कल सीओ को फोन किया था, फिर इंस्पेक्टर से मैंने कहा, सुबह हमने कहा जा करके, तो उसने कहा कि आ जाए, हम सर FIR करके हम इनको, और इनकी सेवा हो, ये नहीं ऐसे चले गए। आप समझ गए ना हमारा सेवक मतलब, समझ गए ना। हाँ, कि दोबारा कभी जो देख ले खाने गए थे। हाँ। तो फर्रुखाबाद से खबर है, जो एक युवक के हाथ में गोली लगी। गोली लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के हाथ में गोली लगी। युवक के हाथ में गोली लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस गोलीकांड की घटना की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि होली के त्योहार के बाद लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं की वजह से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस की मुस्तैदी पर लगातार उसके बाद से ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिकत्तर बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक के हाथ में गोली लगी है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया, किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ कारण है, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जनपद के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल सड़क किनारे पोल से टकरा गई। हादसे में गमी की होली मिलकर वापस आ रहे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बृहस्पतिवार शाम लगभग 4 बजे रनेट चौराहे पर सहसवान की ओर से आ रही बुलेट बाइक सड़क किनारे खंबे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के शवों को CHC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के पास मिली ID के मुताबिक उनकी पहचान विनोद पुत्र चेतराम, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, और मोनू मिश्रा पुत्र मुन्नालाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी बाबा कॉलोनी, सिविल लाइन, बदायूं बताया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक मृतकों के परिजन मौके पर नहीं पहुंचे थे। दोनों मृतक हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये घटना बताई जा रही है। तो बता दें कि बुलेट का कहर यहाँ देखने को मिला है, तेज रफ्तार का यहाँ पर कहर देखने को मिला है। पोल से ये बुलेट टकरा गई है, जिसकी वजह से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर थाना शाहबाद में पुरानी रंजिश के चलते शाहबाद क्षेत्र के केसरपुर में एक व्यक्ति को घर से बुलाकर गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को पिकअप में डालकर ले गए। मामला गुरुवार देर शाम थाना क्षेत्र के केसरपुर के चौधवाना मंदिर के पास का बताया जा रहा है, जहां आरोपी मुन्ना और उसके साथ ही केसरपुर निवासी रोहताश को गोलियों से भूनकर पिकअप में डालकर अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद चश्मदीद मंदिर के पुजारी ने बताया कि पूरी घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। बताया कि गुरुवार देर शाम मंदिर के पास मौजूद 4 लोगों में से 2 लोगों ने केसरपुर निवासी रोहताश को गोलियों से भूनकर पिकअप में डालकर अपने साथ ले गए, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना हुई है। घटनास्थल पर रात में एडिशनल SP भी पहुंचे और ग्रामीणों और महंत से पूछताछ कर पुलिस तलाश में जुटी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि केसरपुर गांव की रोहताश नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। इनके गांव के मुन्ना से पुरानी रंजिश थी। मुन्ना और उसके साथियों ने आज शाम के समय उसको मंदिर पर बुलवाया। जैसा मंदिर के महंत ने बताया, वहां पर मुन्ना, श्रीपाल, रामनिवास मौजूद थे, जो कि इस गांव के रहने वाले हैं। मंदिर से उठकर तीनों लोग चले गए और सड़क पर आकर रोहताश की गोली मारकर हत्या कर दी। इनके पास एक पिकअप थी, उस पिकअप में डालकर रोहताश को लेकर चले गए। अभी भी जो घायल है और नहीं मिली है, उनकी खोजबीन की जा रही है। जब तक नहीं कहा जा सकता जब तक शव ना मिल जाए। तो मुन्ना और उसके साथियों ने आज से यहाँ पर मंदिर को बुलवाया। तो जो बता रहे हैं महाराज मंदिर वाले, तो वहाँ पर मुन्ना थे, रामनिवास और श्रीपाल, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो और फिर मंदिर से ये लोग तीनों उठकर चले और सड़क पर आकर रोहतास से गोली मार दी, और जो पिकअप थी इनके पास, उस पिकअप में ये ले गए। और अभी तक जो है जो घायल हैं वो नहीं मिले हैं, तो उसकी खोजबीन जारी है। तो मैंने खूब अपनी नज़रों से देख लिया। मैंने कि ये तो मेरे ही पास बैठ के आए और यहाँ पे आके इन्होंने ठोक दिया। तो एक जगन्नाथ है और ये राजपाल,
ये टेम्पो में बैठे, इनके भाग के उनके धोरे पहुंचा मैं, और पहुंचने के बाद उनसे कहा ये गोली मार के जा रहा हो, जो मोटरसाइकिल खड़ी है। उसके बाद में जो है ये टेम्पो लेकर नगर में गए, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, मुझ पर खून मिलाना नहीं आता। तो मुन्ना और उसके साथियों ने आज से यहाँ पर मंदिर तो बदायूं से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के रानेट चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बाइक बिजली पोल से जा टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौके की मौत हो गई है। दोनों युवक गमी की होली मिलकर लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अचेत अवस्था में सामुदायिक केंद्र लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। दोनों युवक बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी के निवासी विनोद और मोनू मिश्रा बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी जिले में बृहस्पतिवार को 2 सदस्यीय जांच दल मंझनपुर तहसील पहुंची, जहां पर उन्होंने तहसील के अभिलेख खंगाले। सीबीआई ने तहसीलदार से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शामिल अब्दुल कवी और उनके करीबियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सीबीआई की जांच दल पहले जिलाधिकारी से मिली, उसके बाद उन्होंने एसडीएम मंझनपुर से जमालपुर, भखंदा और रक्साराई गाँव के भू अभिलेख का ब्लूप्रिंट लिया, जिसमें शटर अब्दुल कवी के पिता अब्दुल गनी, बाबा अब्दुल अजीज समेत पत्नी कनीस फातिमा, भाई अब्दुल वली, उसकी पत्नी फैजिया बानो, भाई अब्दुल कदीर, उसकी पत्नी बुशरा, भाई अब्दुल मुगनी, उसकी पत्नी शाहीन बानो ने राजूपाल हत्याकांड के बाद 2005 से लेकर अब तक खरीद फरोख्त के दस्तावेज की छाया प्रति थी। सूत्र बताते हैं कि तहसीलदार भूपेंद्र सिंह से जो कुछ जानकारी उन्होंने संपत्ति से जुड़ी जमालपुर, भगदा व रक्सराई की मांगी, उन्होंने उपलब्ध करा दी है। आपको बता दें कि प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में 18 साल पहले हुए पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के राज को खोलने में जुटी सीबीआई की जांच ने तेजी पकड़ ली है। सीबीआई की जांच टीम ने मंझनपुर तहसील अचानक पहुंचकर दिल्ली से आए 2 अफसरों ने तहसीलदार भूपाल सिंह के चैम्बर में 3 घंटे बैठे रहे। तहसील सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक के शूटर रहे अब्दुल कवी के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिसमें प्रमुख रूप से अब्दुल कवी के पुश्तैनी मकान को गिराए जाने के बारे में थे। इसके साथ ही शूटर अब्दुल कवी के खानदान और करीबियों की चल अचल संपत्ति के राजस्व अभिलेख भी जुटाए गए। तो आपको बताते चले कि शूटर अब्दुल और उसके करीबियों के भू अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ने तहसीलदार से लगभग इस दौरान 3 घंटे पूछताछ की है। माफिया अतीक के शूटर रहे अब्दुल कवी के बारे में कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि तहसीलदार भूपेंद्र सिंह से जो भी कुछ जानकारी उन्होंने संपत्ति से जुड़ी हुई ली है, जमालपुर, भगदा व रक्सराई की उनसे जानकारी मांगी गई है, उन्होंने दे दी है। आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में 18 साल पहले हुए पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के राज को खोलने में सीबीआई जुटी हुई है और इस पर एक्शन तेज कर दिया गया है। सीबीआई की जांच टीम ने मंझनपुर तहसील अचानक पहुंची और दिल्ली से आए 2 अफसरों ने तहसीलदार भूपाल सिंह के चैम्बर में 3 घंटे तक पूछताछ की है। जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है, उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। त्योहार के मौके पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का गोंडा पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने तस्करों के पास से लगभग 5 कुंतल से अधिक गांजा बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की। मामला गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां त्योहार के मौके पर मादक पदार्थों की बढ़ती हुई बिक्री को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सभी प्रभारी निरीक्षक को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 5 कुंतल 51 किलो अवैध गांजा और 20,500 रुपए नगद बरामद हुए। बरामद हुए अवैध गांजे की अनुमानित कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल नगर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।